ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम मुखे ते तांबूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुकटितटी हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। पिछले दिन समर्थ पद विधि को थोड़ा हमने स्पर्श किया था। अब उसी का थोड़ा विस्तार यहाँ पर चल रहा है। उसमें वृत्ति की सामान्य रूप से वृत्ति की मैंने चर्चा की थी। आज विशेष रूप से वृत्ति की चर्चा की जा रही है। वृत्ति के भी अनेक लक्षण होते हैं, तो सामान्य वृत्ति का लक्षण तो मैंने कहा। अब विशेष वृत्ति सब जो है उसका लक्षण कहा जा रहा है, जिसमें एक यह वृत्ति भी है। अयम भाव अत्र वृत्ति परार्थाभिधानम उच्यते। यहाँ पर वृत्ति का लक्षण है परार्थाभिधानम, माने दूसरे अर्थों का कहना जो है वो वृत्ति कहलाती है। ठीक है। तो परार्थाभिधानम वृत्ति कथ्यते। वह वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो कृतधित समासैक सेक सनाद्यंता धातु रूपा पंचवित्तय। एक कृदंत, दूसरा तद्धित, तीसरा समास, चौथा एक सेक, और पांचवा सनाद्यंत धातु रूप, माने जिस धातु रूप में सनादि 12 प्रत्यय होते हैं वो अंत में हो, ऐसा सनाद्यंत धातु रूप। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हुई। इन पांचों में आसु एका समास वृत्ति विद्यते। इन पांचों में एक समास वृत्ति भी है। यतो ही अत्रापि यतो ही अत्रापि परार्थाभिधायकत्वम अस्ति, क्योंकि यहाँ भी परार्थाभिधायकत्व है। तेनेव कारणेन पदे पदानि वा मिलित्वा एकार्थम अवबोधयन्ति। इसीलिए पद और पदों को मिला करके एक अर्थ हो जाते हैं, वे एक अर्थ को समझाते हैं। पद और 2 पद या 2 से अधिक पद जो हैं वे मिल करके एक अर्थ को समझाते हैं। यह इसका अर्थ हुआ। अतः एकार्थी भाव सामर्थ्यम अत्र तिष्ठति। इसलिए यहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य रहता है। जैसे उसका उदाहरण हुआ राजपुरुष। यहाँ पर राजपुरुष में न राजा का कोई अपना अलग अर्थ है और न पुरुष का कोई अलग अर्थ है। दोनों मिला करके एक अर्थ है राज संबंधवान पुरखा, या राज संबंध भिन्न पुरखा, यह अर्थ होता है। जत्र तो कहते हैं, यह तो आप एकार्थी भाव का कह दिए, विपेक्षा का तो आप कुछ नहीं कहे। आप विपेक्षा के संबंध में कह रहे हैं। जत्र तो वाक्ये पदानाम अर्था पृथक पृथक तिष्ठन्ते तत्र तेषां संयोजनेन विपेक्षा रूप सामर्थ्यम भवति। जहाँ वाक्य में पदों के अलग अलग अर्थ होते हैं, वहां उनके संयोजन से व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य होता है। उनका संयोजन कैसे होता है? तो पिछले दिन भी कहे थे, आकांक्षा, योग्यता, माने सन्निधि,
और तात्पर्य, आसक्ति, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इन चारों के सहयोग से यहाँ पर उस वाक्य में इन पदों का संयोजन होता है। तो इसको कहा जाता है व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य, जहाँ विशेष की अपेक्षा होती है। विशेष की अपेक्षा का मतलब है जहाँ आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य की अपेक्षा होती है, तो वो हो गई व्यपेक्षा। उस सामर्थ्य को हम व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य कहते हैं। उसका उदाहरण है राज्ञः पुरुषो अस्ति इति वाक्यम। यहाँ अलग अलग है, राज्ञः अलग है, पुरुष अलग है, अस्ति अलग है। यह वाक्य जो हो गया सो व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य का उदाहरण हुआ। ठीक है। यहाँ पर राज्ञः पुरुषः अस्ति का जो समन्वय होता है तो वह आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं समास से एकार्थी भाव नामनी विशिष्टा शक्ति अस्ति। समास में एकार्थी भाव नाम की विशिष्टा शक्ति है, अर्थात समुदाय शक्तिर विद्यते। यहाँ समुदाय में शक्ति विद्यमान होती है। इति विषय का निर्णयोत्तर प्रकरणे क्रियते ग्रंथकारेण। इस विषय को ध्यान में रख करके इस प्रकरण में ग्रंथकार के द्वारा निर्णय किया गया है। अर्थात समुदाय में शक्ति है, यह विषय को लेकर के यहाँ पर इस प्रकरण में ग्रंथकार के द्वारा निर्णय किया गया है। क्योंकि समास शक्ति शब्द ही जो है उसी में शक्ति शब्द विद्यमान है, इसलिए समास क्या है, एकार्थी भाव नाम की विशिष्टा शक्ति। उस एकार्थी भाव नाम की जो विशिष्टा शक्ति से युक्त जो समास है, उस समास में शक्ति है। इस विषयक निर्णय इस प्रकरण में ग्रंथकार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए समास शक्ति निर्णय उसका नाम हुआ। ग्रंथकार पूर्व, अब यहाँ पर ग्रंथकार जो है आप समास का विभाग करते हैं। आप लोग जो समास जानते हैं, अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि द्वंद्व, उसमें उसके लक्षण में दोष हैं जो हम आगे बताएंगे, इसलिए उनको आगे कहा जाएगा। पहले अपना जो इनका विचार है कौंड भट्ट का, वैयाकरण भूषण सार के जो लेखक हैं कौंड भट्ट, वो अपनी दृष्टि से समास में समास का लक्षण करते हैं और समास के भेद 6 प्रकार को मानते हैं। वह 6 प्रकार के भेद कौन कौन है, तो सुपांग सुपा तिंगा नामना धातु नाथ तिंगांग तिंगा सुबंते नेति च ज्ञेयः समासः खड विधो बुधे। वे कहते हैं जो विद्वानों के द्वारा 6 प्रकार का समास जाना जाता है। कौन 6 प्रकार का नाम समास हुआ, तो यहाँ पर कहते हैं एक है सुप सुपा समास, जिसको कहते हैं सुबंत को सुबंत के साथ समास होता है, तो एक हुआ सुपांग सुपा। दूसरा है सुपाम तिंगा, सुबंत को तिंगंत के साथ समास होता है। तीसरा समास का नाम है सुपाम नामना, सुबंत को नाम के साथ समास होता है। चौथा समास है सुपाम धातुना, सुबंत को धातु के साथ समास होता है। अब 5वां समास है तिंगाम तिंगा, तिंगंत को तिंगंत के साथ समास होता है। 6ठा समास है जो तिंगाम सुबंतीना, तिंगंत को सुबंत के साथ समास होता है। इस प्रकार 6 प्रकार के वे समास दिखाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब वो 6 प्रकार का समास का उदाहरण कौन है, तो उदाहरण से आप लोग समझ लेंगे। पहला है सुपाम सुपा, इसका मतलब हुआ जो पदद्वयमपि सुबंतम, यहाँ दोनों पद सुबंत होते हैं। जैसे राजपुरखा, राजन नौस पुरुष सु जो है, यहाँ पर दोनों पद जो हैं सुबंत हैं, इसलिए सुबंत को सुबंत के साथ यहाँ पर षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, तो राजपुरुषा बनता है। इस प्रकार सुपाम सुपा का उदाहरण हो गया राजपुरुष। केवल राजपुरुष ही नहीं है, तत्पुरुष के जो व्यधिकरण तत्पुरुष के जो जितने भेद हैं सब ये इसमें आ जाते हैं। द्वितीया हो, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यहाँ सब जगह जो है सुबंत को सुबंत के साथ समास हुआ है। ठीक है, अब आगे है सुपाम तिंगा। अब सुबंत को तिंगंत के साथ समास होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूर्व पदम सुबंतम, यहाँ पर पूर्व पद में सुबंत रहता है और उत्तर पद में तिंगंतम, उत्तर पदम तिंगंतम, उत्तर पद में तिंगंत होता है। जैसे उसका उदाहरण है जब फर्य भूषयत अनुव्यचलत। अब यहाँ पर देखिए परी, परी जो है वो सुबंत है, उस वहां पर अव्यय होने के चलते सुप का लोप हो जाता है। अभूषयत जो है तिङंत है। उसी प्रकार अनुव्यचलत, अनु भी उपसर्ग है, अचलत जो है तिङंत है। यह उपसर्ग जो है यह सुबंत हो गया, अचलत जो है तिङंत है। यहाँ पर सुबंत को तिङंत के साथ समास हुआ है। कहते हैं इसके लिए कौन माने लक्षण है, तो लक्षण आगे कहते हैं कि गतिमतो दात्वता तिङापि समासा, इस वार्तिक से यहाँ पर समास हुआ है। इसका अर्थ होता है जो गति संज्ञक जो है और उदात्त वाले जो है जो तिंग हैं उनके साथ समास होता है सुबंत को। तो यहाँ पर माने परी को पर्जभूषयत में परी को अभूषयत के साथ समास हो गया है, अनुव्यचलत में अनुबी को अचलत के साथ समास हुआ है। तो यह दो प्रकार के समास हुए। अब तीसरा समास है सुपाम नामना। अब सुबंत को नाम के साथ समास होता है। अब कहते हैं जो नाम के साथ समास होता है तो कहते हैं जहां नाम का बोध होता है उसके साथ समास होता है। जैसे कुंभकारः, कुंभकारः, चर्मकारः, सूत्रकारः, स्वर्णकारः इत्यादि अनेकों उदाहरण हैं जहां पर ये कार लगा देने से अपने आप में सुबंत माने नाम का बोध हो जाता है। सीधे कुंभ रहने से नाम का बोध नहीं होगा, लेकिन कुंभकारा माने कुंभ को बनाने वाला, कार लगा दिए आकि उससे एक संज्ञा का बोध हो जाता है, कुंभकारः नाम का बोध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कुंभम करोति यह लौकिक विग्रह होता है, कुंभम करोति यह लौकिक विग्रह होता है। अलौकिक विग्रह होता है कुंभ कार, अलौकिक विग्रह होता है कुंभ कार सु नहीं, कुंभ कार, कुंभ कार को यहाँ पर उपपद मतिंग सूत्र है, उपपद मतिंग इस सूत्र से समास होता है। सुप का लोप करने के बाद बनता है। और कहते हैं जो यह समास कैसे होता है, क्योंकि कार के साथ तो सु नहीं दिया गया है। अलौकिक विग्रह में कुंभ कार हम कहते हैं तो वहां पर तो नहीं दिया गया है, तो कैसे समास होता है, तो कहते हैं इस परिभाषा के बल से। परिभाषा क्या है, सच सच का मतलब हुआ जो वह जो समास होता है तो गतिकार कोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक उत्पत्ति, यह परिभाषा है।
यहाँ पर इस परिभाषा के द्वारा कहता है जो गति संज्ञा, कारक और उपपद, इन तीनों को कृदंतों के साथ समास होता है। शुभ उत्पत्ति प्राक, सुप उत्पत्ति के पहले। अब इस परिभाषा के बल से क्या होता है, सुप उत्पत्ति के पहले यहाँ पर समास होता है। अत्रोत्तर पदे शुभ उत्पत्ति प्राक इत्यर्थात, माने कहा गया यहाँ पर, कहाँ पर शुभ उत्पत्ति के पूर्व, तो कहते हैं जो कार के बाद सुप की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, वहां सुप की उत्पत्ति से पहले यहाँ पर समास, इस परिभाषा के बल से समास होना चाहिए। इस परिभाषा के बल से उपपदमति से यहाँ पर समास होता है। ठीक है, तो इसलिए हम अलौकिक विग्रह यही करते हैं, कुंभ कार। उसी प्रकार सूत्रकार पाणिनि है तो कहते हैं जो सूत्र नमस्कार। वार्तिकार कात्यायन है तो वार्तिक नमस्कार। भाष्यकार पतंजलि है तो भाष्य नमस्कार। बस इतना ही विग्रह में हमको समास यहाँ करना है। कहते हैं यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कहते हैं तब दिक्कत हो जाएगी, माने गलत हो जाएगा। कहेंगे, कहते हैं जो आप केवल उत्तर पद जो है कार, उसके बाद कहते हैं जो सुप की उत्पत्ति नहीं हो, सुप की उत्पत्ति से पहले ही हो, तो यह बात तो पूर्व में जो है कुंभंगोस जो है, यहाँ पर भी तो मोस से पहले ही कहते तो अच्छा रहता। वहां पर भी कुंभंगोस नहीं कह करके कुंभ आकार कहते, इसी में समास होता है। तो वहां पर कुंभंगोस कह दिए और उधर केवल कार ही रहने दिए। तो यह ऐसा क्यों कहे, कहे कि ऐसा इसलिए कहे, यदि पूर्व पद में भी वह नियम हम लागू करेंगे जो सुप उत्पत्ति से पहले, तो कहते हैं अन्यथा चर्मकृति इत्यादो न लोपा न पत्ते। तब कहते हैं जो चर्मकृति यह जो शब्द है यह भी उपपद समास है। चर्मणा कृत जया, जिसके द्वारा चर्म माने चमड़ा से खरीदा गया है, तो वो चर्मकृति, चर्मकृति जो है तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो है तो चर्मटा कृत को हम समास करते हैं तो कहते हैं चर्मनटा, चर्मटा नहीं चर्मनटा कृत को समास कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर भी यदि मोस से पहले ही समास होने लगेगा तो समास करने के बाद जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद जो नलोपा प्रातिपदिकांत से जो न का लोप होता है, चर्मन में न का, वह न का लोप नहीं होगा, वह न का के लोप की अनापत्ति हो जाएगी। इस प्रकार चर्मकृति शब्द नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा गया जो पूर्व पद में वह नियम लागू नहीं होगा, माने सुप की उत्पत्ति से पूर्व यह नियम लागू नहीं होगा, यह नियम केवल उत्तर पद के लिए ही है। अब इसी परिभाषा को हम थोड़ा स्पष्ट किए हैं। यह तो ऊपर की पंक्ति भूषण की पंक्ति थी, अब हम उसको स्पष्ट किए हैं, कह ही दिए हैं, थोड़ा ही इसमें दिखाना है, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। उपरयुक्त परिभाषाया अयम भाव क्या है, तो गतिकार को पदानाम त्रयाणाम कृदंत प्रातिपदिके समासः सुपः उत्पत्ति प्राग भवति। कहते हैं गति संज्ञा, कारक और उपपदों का, इन तीनों का कृदंत प्रातिपदिक के साथ समास हो सुप के उत्पत्ति से पहले, अर्थात उत्तर पदे सुप्रत्ययागमनात् पूर्वमेव समासो भवति नियमः। कहते हैं अर्थात उत्तर पद में सुप प्रत्यय के आगमन से पहले ही समास हो, ऐसा नियम हुआ। ठीक है,
पूर्व पदंतो सुबंतस्तिष्ठत्येव, पूर्व पद जो है चरमंटा वो तो सुबंत रहेगा ही। अतः चरमंटा कृत इत्यलौकिक विग्रहे समासो भवति, इसलिए चरमंटाकृत इस विग्रह में इस अलौकिक विग्रह में समास होता है। उससे क्या होता है तो जेन पदान्ते स्थितस्य नस्य लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण भवति। इसलिए क्या होता है, जो चरमन के अंत में स्थित कौन है तो क्या है, उसके द्वारा उसके चलते यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा हुई है और यह चरमन जो है पद कहलाया। तो पद कहलाने से क्या हुआ, पद के अंत में स्थित जो चरमन का न है उस न का लोप न लोपा प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र से हो जाता है। तब चर्मक कृति यह शब्द हम बना पाते हैं। यदि पूर्व पदेपि सुबुत्पत्ते प्रागेवस्य समासः स्यात्, कहते हैं शंका करते हैं यदि पूर्व पद में भी सुख की उत्पत्ति से पहले ही यदि समास होता तदा न लोपो न कर्तुम शक्येत, तब आप न का लोप नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पदांतत्वाभावात्, पदांतत्व पद उसके अंत में नहीं हुआ, पद के अंत में वह न नहीं हुआ, तो यहाँ पर पदांतत्व का अभाव है। इस परिस्थिति में न का लोप नहीं होता। अतः केवलम उत्तर पदेषु उत्पत्ति प्राक इत्यर्थः कार्य, इसलिए केवल उत्तर पद में ही सुख की उत्पत्ति से पहले समास हो ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुपाम धातुना, जहां सुबंत को धातु के साथ समास होता है तो वहां कहते हैं जो उत्तर पदम धातु मात्रम, उत्तर पद में केवल धातु रहता है, माने तिङंत नहीं। तिङंत का मतलब हो गया टिप प्रत्यय से तिंग प्रत्यय से तिप्तसी आदि जो है उनसे अंत होने वाला तिङंत हुआ, तो कहते हैं तिङंत नहीं केवल धातु। जहाँ उत्तर पद में केवल धातु हो और पूर्व पद में सुबंत हो, वहां सुबंत को तिङंत के तिङंत न हो, न तिङंत कहते हैं। उत्तर पद में धातु मात्र हो, तिङंत नहीं हो। ऐसा उदाहरण हो गया कटप्रो आयतस्तो, यहाँ पर कटम प्रवते यह विग्रह होता है। कटम प्रवते इति कटप्रो, आयतम स्तौति इति आयतस्तु यह विग्रह होता है। यहाँ पर पूर्व पद में सुबंत है और उत्तर पद में जो है सो तिङंत है। यहाँ पर पूर्व पद में सुबंत है और उत्तर पद में तिङंत है। तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह हम क्या करेंगे, कट नस और प्रू, कट नस और प्रू। उसी प्रकार आयतस्तु में हम करेंगे आयत नस स्तु, आयत नस स्तु, यह अलौकिक विग्रह करेंगे। इस अलौकिक विग्रह में अब यह जो वार्तिक है, इस वार्तिक को देखिए, बची प्रत्यायतस्तु कट प्रजुष्णीनाम दीर्घश्च, बची प्रत्यायतस्तु कट प्रजुष्णीनाम दीर्घश्च। इस वार्तिक से क्या होता है तो यहाँ समास भी होता है और अंत जो है पुरु में हरसु स्तु में हरसु उसे दीर्घ भी हो जाता है। तो इस प्रकार कटप्रू और आयतस्तु समास करने के बाद माने विभक्ति का लोप होता है तो कटप्रू बनता है और उसके बाद पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके सुरुत विसर्ग करके हम कटप्रू और आयतस्तु बनाते हैं। ठीक है, अब है कि 4 प्रकार का समास हो गया। पांचवा समास है
तिंगाम तिंगा। देखिए इसकी चर्चा सिद्धांत कौमुदी में भी है, इसकी चर्चा सिद्धांत कौमुदी में भी है। समास प्रकरण के बाद इस पर चर्चा आई है विस्तार के साथ। वहां पर भी कहा गया, भट्टोजी दीक्षित ने सब कहा है, वहां भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी है। अब तिंगाम तिंगा, अब कहते हैं जो तिंगंत को तिंगंत के साथ समास होता है। अब यह देखिए यह कैसी विडंबना है, यहाँ पर केवल तिंगंत को तिंगंत के साथ समास होता है। ऐसे कहते हैं, जैसे उदाहरण पिबत खादता, पचत भृजता। अब जैसे नहीं कहते हैं खाओ पियो, खाओ खाओ पियो मौज करो, कहते हैं ना लोक में। तो खाओ पियो, तो यहाँ पर पहले खादत पिबता होना चाहिए, तो लेकिन उल्टा है, पिबत खादता है। उसी प्रकार पचत भृजता है, तो भृजता का मतलब हुआ भूंगना, भूंगो और उसके बाद पचत, उसको सिद्ध करो। अब हम सब्जी को पहले भूनते हैं, उसके बाद उसमें जल दे करके उसको सुसिद्ध करते हैं। दाल वगैरह को भी थोड़ा हम पहले भून देते हैं, उसके बाद जाकर के सिद्ध करते हैं। तो पहले विजता होना चाहिए, अब पचता होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? तो समास में एक नियम है जो लगभग क्षरम पूर्वम, लघु अक्षर वाले को पूर्व प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे पिबत खादता में लघु अक्षर पिबत में है और खादत में नहीं है, खादत में वो लघु अक्षर नहीं है, इसलिए खादत को बाद में प्रयोग हुआ, पिबत को पहले प्रयोग हुआ। उसी प्रकार पचत भृजत में पचत को पहले प्रयोग हुआ और भृजत को बाद में प्रयोग हुआ। यहाँ पर पिबत खादत, बस यही विग्रह करना है। पचत भृजत, यही विग्रह करना है। इस विग्रह में आख्यात्माख्याति न क्रिया सातत्य, यह सूत्र है। मयूर व्यंसकादि अंतर्गण सूत्र हैं, मयूर व्यंसकादि अंतर्गण जो सूत्र हैं उनमें एक यह सूत्र भी है। इन सूत्र के द्वारा समास हुआ है और समास करने के बाद यहाँ पर समास हो गया। अब यहाँ पर तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर कहते हैं जो अंतिम में पिबत खादता है और पचत भृजता है, यहाँ पर आकार कहाँ से आया? तो कहते हैं यहाँ पर स्त्रीत्व विवक्षा है, स्त्रीत्व विवक्षा में यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर माने ऐसा है, क्या गया है, यहाँ पर क्रियाओं का लगातार होना प्रकट करता है। यहाँ पर क्रियाओं का लगातार होना प्रकट करता है। इसमें कहा गया है जो पियो, खाओ, पकाओ और भूनो है, इस प्रकार लगातार होने वाली जो क्रिया है और उस क्रिया के वाचक जो पद हैं उनको समास हो जाता है। असमास होने के बाद सुख का लोप हो जाता है। यह जो कहा गया है तो यह स्त्री से कहा गया है, पिबत खादता पचत भृजता, इसलिए यहाँ पर अंतिम में स्त्रीत्व विवक्षा है। स्त्रीत्व विवक्षा में यहाँ पर आकर के टाप हो गया है स्त्रीत्व विवक्षा में। तो टाप होने के चलते पिबत खादता, पिबत खादता माने पिबत खादता स्त्री, जो स्त्री माने बारंबार कहती है माने खाओ पियो, पकाओ, पकाओ भूंगो,
तो उनके लिए ऐसा है, इसलिए स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर टा प्रत्यय हुआ है। तो हो गया आख्यातमाख्यातेन क्रिया सातत्य इति मयूरभ्यंसकाद् गणसूत्रात्। अब है तिगाम सुबंतेन, यहाँ पर तिंग को सुबंत के साथ समास हुआ है। यहाँ पर तिङंत को सुबंत के साथ समास हुआ है। यहाँ पर पूर्व पदम तिङंतम, उत्तर पदम सुबंतम। यहाँ पूर्व पद में तिङंत है, उत्तर पद में सुबंत है। इस प्रकार होता है जहि स्तंभ। यहाँ पर स्तंभम जहि, स्तंभ नाम के कोई माने पुरुष हैं, वो कहते हैं उनको मारो। जही माने हन धातु से जही बनता है लोट लकार के मध्यम पुरुष में। तो स्तंभम जही, स्तंभम जही, जही जोरम, जही जोरम, जही स्तंभम। यह सिद्धांत कुंती में है। जोरम जही माने जोर को मारो, स्तंभम जही। ऐसा विग्रह होता है। ऐसे विग्रह में जही जोरम जही स्तंभम, ऐसे विग्रह में जही कर्मणा बहुलम आभीक्ष्णे कर्तारम चाभिदधाति इति मयूरभ्यंसकाद्यंतर गणसूत्रात्। यह भी मयूरभ्यंसकादि अंतर्गत जो गण सूत्र हैं उनमें एक यह सूत्र भी है, जही कर्मणा बहुलम आभीक्ष्णे कर्तारम चाभिदधात्। कहते हैं जहां जही को कर्म के साथ बहुला प्रकार से आभीक्ष्ण अर्थ में, आभीक्ष्ण का मतलब होता है बारंबार, बारंबार अर्थ में जहां समास होता है वहां पर माने समास करने, समास इस गण सूत्र से होता है। समास होने के बाद जब वह शब्द बनता है उससे कर्ता का बोध होता है। तो जहि स्तंभ से कर्ता का बोध होता है। इसलिए यहाँ पर जहि स्तंभम अलौकिक विग्रह में, और लौकिक विग्रह हुआ जहि स्तंभ अम को समास हुआ। समास करने के बाद शुभ का लोप हुआ। वो लोप करने के बाद जब जहि स्तंभ बना उससे उसका अर्थ हो गया माने स्तंभ को मारने वाला कोई कर्ता हुआ है। तो ऐसा यह बोध होता है। इस प्रकार 6 प्रकार के यह समास कहे गए हैं। इन 6 प्रकार के समास में ही जितने आपके सामने में अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, एक से आदि जितने हैं सब इसी 6 के अंतर्गत आ जाते हैं। और इस प्रकार इस 6 समास में ही सबका अंतर्भाव हो जाता है। यह कौंड भट्ट का कहना है। सिद्धांत कौमुदी में भी इसकी चर्चा आई है। अब जही कर्मणा यह जो सूत्र है, इसका सूत्र का अर्थ अब यहाँ देखिए। जही क्रियापदस्य कर्मवाचकेन सुबन्तेन बारंबारं भवनम इत्यस्यार्थस्य प्रकाशनाय समासो भवति। तच्च समासद्वारा सिद्ध पदम कर्तारं कथयति बोधयति। आप कहते हैं जही जो क्रियापद है उसे कर्मवाचक सुबंत के साथ बारंबारम भवनम, इस अर्थ में, इस अर्थ का जहां पर प्रकाशित होता है, इस अर्थ को प्रकाशन के लिए समास होता है। और उसके बाद समास के द्वारा जो वह पद का जो सिद्ध पद होता है यानी पद का निर्माण होता है उससे कर्ता का बोध होता है। ठीक है। अब कहते हैं अयम खड विदोपि समासः सह सुपा इत्यत्र जो विभागेन भाष्ये भाष यहाँ पर भाष्य होना चाहिए। यह 6 प्रकार के समास कहते हैं जो यह कहाँ है, अपने मन से ग्रंथकार कहे हैं कि कहीं चर्चा भी है? कहते नहीं,
सह सुपा यह सूत्र है। इस सुपा इसको जोग विभाग करके भाष्य में कहा गया है। और स्पष्टता के लिए शब्द कौस्तुभ आदि ग्रंथ में है। समय तो कम है लेकिन थोड़ा और कह देते हैं, और जो रह जाएगा तो बाद में कहा जाएगा। अत्र सहसुपा इति सूत्रस्य भाष्यम। सहसुपा सूत्र में भाष्य की पंक्ति क्या है? एवं तर्हि सिद्धे सति यत् सह ग्रहणं करोति तस्य तत् प्रयोजनम योगांगम यथा विज्ञायेत सति योगांगे जोग विभागा करिष्यते। कहते हैं वहां पर कहा गया है जो यह सहसुपा जो है तो यह सूत्र नहीं भी कहा जाता, केवल सुपा कहा जाता। सुपा में सुबह मंत्र से हम सुप की अनुवृत्ति ले आते तो काम चल जाता। अब यह सह ग्रहण क्यों कहा किया गया? तो वहां कहता है तस्य तत् प्रयोजनम, उसका प्रयोजन है योगांगम, क्योंकि उस अंग को जोड़ना, माने सह और सुपा को जोड़ना, यह उसका प्रयोजन जानना चाहिए। सति जोगांगे जोग विभागा करिष्यते। यदि जोग विभाग है तो जोग विभाग रहने पर उसका जोग विभाग किया नहीं। यदि जोगांग है, यदि उन दोनों को जोड़ा गया है सह और सुपा को, तो इसका मतलब है जो उसका जोग विभाग किया जाएगा, उन दोनों को अलग किया जाएगा। कहते हैं अलग करने से कोई काम सिद्ध होगा? कहते हैं खूब काम सिद्ध होगा। तो कहते हैं जोग विभाग क्या होता है? तो सह सुप समस्यते। कहते हैं जो सह सुप समस्यते माने यहाँ पर माने सुबंत को माने समर्थ के साथ समास होता है। एक ठो तो यह होगा, एक ठो सहयोग विभाग करेंगे, वहां पर सुप की अनुवृत्ति लाएंगे तो उसका अर्थ होगा सह सुप समस्यते, माने सुबंत को समर्थ के साथ, सुबंत को समर्थ के साथ समास हो। तो कहते हैं यह अर्थ कहां से आता है? तो कहते हैं के न, प्रश्न करते हैं, कहते हैं समर्थी न, इसके साथ समास होगा तो समर्थ के साथ होगा। कहते हैं जैसे अनुप्रचलत अनुप्राविशत, यहाँ पर अनु भी है, यहाँ पर यह जो है सुबंत है और उधर अचलत है। अनुप्राविशत में अनुप्र आ है और उधर आविशत है। यहाँ पर ततः सुपा यहाँ पर जो है सो सुप को समर्थ के साथ समास हुआ है तो ये प्रयोग बनते हैं। उसके बाद दूसरा है सुपा, वहां पर भी सुप की अनुवृत्ति आती है तो वहां पर सुबंत को सुबंत के साथ समास होता है। अब समय खत्म हो रहा है। अधिकारस्य लक्षणञ्च तस्य समासस्य अन्य लक्षणम नास्ति तस्येदं लक्षणम भवति। यहाँ पर वो कह दिया गया है इस प्रकार अन्य दूसरा कोई लक्षण नहीं है, यही लक्षण है और इसी लक्षण से समझना चाहिए। अब इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। हरि ओम शांति। और बात अब आगे दिन कहेंगे। ठीक है।